नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के 2 फेजेस के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही इस प्रकार के सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कांग्रेस हारने लगी है। इस सवाल के लिए बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेज गति से बदल रहा है जिससे इस सवाल को बल मिलने लगा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस नेताओं का पार्टी से पलायन बड़ी संख्या में जारी है। गुरुवार को यानी आज भी सुबह कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया और इसी सवाल पर आज हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके सहयोग से हमें मजबूती मिलती है और हम लगातार राजनीति से सरोकार रखने वाले, आम लोगों से सरोकार रखने वाले मुद्दों को लेकर आप तक आते हैं, हाजिर होते हैं। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस में क्यों भगदड़ मची है और क्यों इस सवाल को बल मिलने लगा है कि कांग्रेस हारने लगी है। क्या पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ और संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ दी। बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा और बॉक्सर विजेंदर भी पार्टी से भाग गए। क्या है असली कारण? इससे पहले भी महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से 1 दर्जन से अधिक नेता कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भाजपा में बहुतायत में चले गए। कुछ दूसरी पार्टियों में भी गए। तो आइए आपको उन्हीं नेताओं के बयान सुनवाता हूं कि आखिर ये नेता पार्टी के नेतृत्व से क्यों निराश हैं, पार्टी से क्यों निराश हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, और इतने प्रमुख लोग जो प्रमुख पदों पर रहे हैं या फिर अभी वर्तमान में भी थे, पार्टी नेतृत्व की ओर से उन्हें पद भी दिया गया था, महत्व भी था उनका पार्टी में। आखिर उनमें निराशा क्यों आई और क्यों भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति उनमें आस्था जगने लगी। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आखिर उनका विश्वास कैसे जमने लगा है। उनके बयानों से ही आपको पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों उनकी आत्मा अब ज़रा दूसरे तरीके से जगने लगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता जाने जाने वाले गौरव वल्लभ, यानी पूर्व कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार सुबह यानी आज 4 अप्रैल को सुबह ही पार्टी से इस्तीफा दिया और फिर दोपहर होते होते भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। गौरव वल्लभ के अलावा कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी पार्टी महासचिव विनोद तावरे की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। गौरव वल्लभ ने यह कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया कि वह सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकते। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर उस पत्र को यानी अपने इस्तीफे को साझा कर दिया। उन्होंने ये एक नई परिपाटी चली है पार्टी से इस्तीफा देने की, चाहे वह मंजूर हो या नहीं हो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है पार्टी को। जिनको जिस पार्टी को छोड़ना होता है, आजकल सोशल जो प्लेटफॉर्म है एक्स, पहले ट्विटर नाम उसका था, अब एक्स है, उस एक्स पर ही अपना पत्र डाल देते हैं और उनको @ करके उनको टैग कर देते हैं
उनको वह पत्र चला जाता है, चाहे वो अपनी संस्तुति दें नहीं दें, इससे कोई लेना देना नहीं है, और तत्काल बाद वो दूसरी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, अपने नए जीवन, नए राजनीतिक जीवन की को गढ़ने की दिशा में वो कदम आगे बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। पार्टी बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जहां इन्हें इन दोनों नेताओं को भाजपा की सदस्यता दी गई। पूर्व कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ दिल्ली बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव जो महामंत्री हैं विनोद तावड़े, उनकी मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ ने कहा कि मैंने सुबह एक पत्र सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला। उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं लिख दी। उन्होंने कहा कि मेरा शुरू से यह दृष्टिकोण रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले, और कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। गठबंधन के नेताओं ने सनातन पर प्रश्न उठाए, कांग्रेस द्वारा उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। गौरव वल्लभ कहते हैं कि मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी योग्यता, ज्ञान का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में करूंगा। अगर आप इनके पिछले बयान, जब राम मंदिर को लेकर बहस होती थी, उससे पहले भी जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब भी ये प्रवक्ता थे, और उसके बाद जब निर्णय आया तब ये प्रवक्ता थे। बड़े मजबूत प्रवक्ता जाने जाते थे कांग्रेस के। और जब राम मंदिर बनने की बात आई, शिलान्यास हुआ, उसके बाद फिर जब उसका लोकार्पण होना था, उद्घाटन होना था, तब भी उस वक्त इनका क्या बयान था, इनका क्या स्टैंड था, पार्टी की ओर से ये क्या बोलते थे नेशनल टेलीविज़न पर और अलग अलग फोरम्स पर जहां बहस होती थी दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने क्या बोलते थे, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इनके दिल में क्या बात थी। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं। गौरव वल्लभ कई महीनों में पार्टी की ओर से टेलीविज़न कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे थे, और लंबे समय से उनकी प्रेस वार्ता भी नहीं हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि थोड़ा अंतराल जरूर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 2 महीने से ये बात जरूर कह सकते हैं। गौरव वल्लभ ने इस्तीफे में यह दावा भी किया कि वर्तमान में आर्थिक मामलों पर कांग्रेस का रुख हमेशा वेल्थ क्रिएटर्स यानी उद्योगपतियों, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो देश में निवेश कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको नीचा दिखाने वाला रहा है, और देश में होने वाले हर विनिवेश पर पार्टी का नज़रिया नकारात्मक रहा है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार अडानी, अंबानी यानी देश के 4-5 प्रमुख उद्योगपतियों पर वो निशाना साधते हैं, कुछ का नाम लेते हैं, कुछ का नाम नहीं लेते हैं, और उनको प्रधानमंत्री का दोस्त बताते हैं, करीबी बताते हैं। इस प्रकार का वो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4-5 करीबियों को ही सब कुछ देते हैं, देश के सारे ठेके उन्हीं को दे देते हैं, विदेशों में भी ठेके उनको दिलवाते हैं। इस प्रकार के आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं। उसी दिशा में इनका संकेत है, गौरव वल्लभ उसी दिशा में संकेत कर रहे हैं। उनका कहना है कि आर्थिक मुद्दों पर पार्टी के रुख को लेकर भी यह घुटन महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ज़्यादा चर्चित हुए। टीवी बहस के जरिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। गौरव वल्लभ आखिर हैं कौन, थोड़ा वो भी जान लीजिए। राजस्थान के जोधपुर से नाता रखने वाले गौरव कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थे, और तभी से वाद विवाद में सबसे आगे रहते थे। यानी उनकी टेम्परामेंट राजनीति में जाने की स्टूडेंट लाइफ से ही थी। वह जमशेदपुर के XLRI कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। गौरव की तर्क शक्ति और लोकप्रियता के चलते कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रवक्ता बना दिया। कांग्रेस प्रवक्ता बनने के बाद गौरव की लोकप्रियता और बढ़ी। टीवी चैनल पर एक बहस में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, जो बड़े फेमस हैं राष्ट्रीय स्तर पर, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात पर बहस कर रहे थे। ऐसे में गौरव वल्लभ ने उनसे पूछ लिया था कि इस ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। उनका यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। चंदा जुटाने का भी ये वही गौरव वल्लभ हैं जिन्होंने चंदा जुटाने का एक नया तरीका भी राजनीतिक पार्टियों को दिया।
और वह चर्चा में आया। गौरव वल्लभ अर्थशास्त्र में मजबूत पकड़ रखते हैं, विषय इनका अर्थशास्त्र रहा है। उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए चंदा जुटाने का नया तरीका अपनाया। उन्होंने झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ अपना पहला चुनाव लड़ा था। इसमें क्राउड फंडिंग के जरिए उन्होंने चुनावी खर्च के लिए पैसा जुटाया था। अब लगभग सभी पार्टियां इसी तरीके से या इसी तरीके का चुनावी चंदा जुटाने के तरीके का इसी तरीके का इस्तेमाल जो है सारी पार्टियां कर रही हैं। तो ये थे गौरव वल्लभ। आप इनके बयान से अब ये समझ गए होंगे आसानी से कि आखिर इनके दिल में क्या था और क्यों ये पार्टी से अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से क्यों अलग हुए हैं और भाजपा का दामन इन्होंने क्यों थामा है। अब दूसरे महानुभाव हैं अनिल शर्मा, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लंबे समय तक पार्टी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष पद पर बिठाए रखा। अब ये क्यों आए? आज ये भी गौरव वल्लभ के साथ दूसरे नेता थे कांग्रेस पार्टी से बाहर होने वाले और भाजपा ज्वाइन करने वाले। एक ही समय में इन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा आज बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अब इनकी बात तो और चौंकाने वाली बात है कि इन्होंने जो तर्क दिया कि इन्होंने क्यों छोड़ा और क्या आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, राहुल गांधी पर, वो सुनिए। सुनने वाली बात है, बहुत आश्चर्यजनक, बड़ी रुचिकर चीज़ है, इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी बन चुकी है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक लोगों की कैटेगरी में आते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बिहार में अनिल शर्मा कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सोनिया गांधी जो पूर्व अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक, सबसे अधिक लंबे समय तक पार्टी की अध्यक्ष रही हैं सोनिया गांधी, वो सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक लोगों की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा अब ये नेता अनिल शर्मा कह रहे हैं, जिन्होंने आज भाजपा ज्वाइन की है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अनिल शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई ठहाकों के बीच में। वहाँ जो उनके भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब कहा कि आप मंच पर देखकर मीडिया के चेहरे खिलखिला रहे हैं, इससे स्पष्ट हो है कि देश विकास की ओर तेज गति से बढ़ रहा है और भाजपा भी बहुत तेज गति से स्वयं को विस्तार दे रहा है। इस पर मीडिया के सारे बंधु जबरदस्त तरीके से ठहाके लगाते हुए हंसे। अनिल शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी ने अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया, लेकिन जब इटली में मदर टेरेसा से जुड़ा कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि को भेजा। अनिल शर्मा कहते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से एक धर्म विशेष के प्रति नज़रिया रखते हैं। शर्मा ने खड़गे का एक बयान भी सुनाया जिसमें कहा गया कि अगर नरेंद्र मोदी का राज आ जाएगा तो देश में सिर्फ सनातन का ही राज होगा। ये अनिल शर्मा का कहना था। ये उन्होंने अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाया। वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी सनातन मिटाने वाली विचारधारा पर काम कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि इस वक्त देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो विचारधारा है जो सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ रही यानी भाजपा, जबकि दूसरी ओर वो विचारधारा मौजूद है जिसकी कोशिश सनातन को मिटाने की है यानी कांग्रेस। उन्होंने आगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल सनातन को मिटाने वाली विचारधारा पर काम कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि वह कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनने वाले जनेऊधारी नहीं हैं। पप्पू यादव के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, ऐसा उनका कहना है। ये तो पहले उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेताओं पर, पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं पर आरोप लगाए और अब जो कारण बता रहे हैं असली, वो ये कहते हैं कि जो पप्पू यादव थे जिनकी अपनी खुद की पार्टी थी बिहार में, उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। ये क्यों किया, इसका वो विरोध करते हैं और उसके विरोध में ही ये कांग्रेस इन्होंने छोड़ी है। ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में, उनके नेतृत्व में उनका विश्वास है, कारण कुछ और बता रहे हैं, व्यक्तिगत कारण बताते हैं। इस तरह से जो राजनेता होते हैं उनके दीन, ईमान, धर्म यानी उनकी जो नैतिकता है, किस तरह से वो स्वयं कुचलते हैं बेरहमी के साथ, ये इससे स्पष्ट होता है। अनिल शर्मा ने 31 मार्च को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था।
उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में बताया था कि वह पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल किए जाने से नाराज हैं। इसकी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 4 से 5 सीटें मिल गईं तो बिहार में तेजस्वी यादव का जंगल राज आ जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये वही अनिल शर्मा है, जब लालू के साथ कांग्रेस पार्टी का पैक्ट था, एग्रीमेंट था, कोलैबोरेशन था एक तरह से उनके साथ, तब भी ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के थे बिहार में। और अब ये कह रहे हैं कि अगर राजद यानी लालू यादव की पार्टी को अगर 4 से 5 सीटें मिल गई वहाँ लोकसभा चुनाव में तो वहाँ जंगल राज आ जाएगा। ये अनिल शर्मा का कहना है। अंदाज़ा आप सहज लगा सकते हैं कितनी सत्यता है, कितनी तथ्यात्मकता है इनके बयानों में, और ये कितने विश्वसनीय रहेंगे भाजपा की, जब कांग्रेस पार्टी के विश्वसनीय नहीं रहे इतने लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद। अब ये भाजपा में आए हैं और भाजपा का कमल खिलाएंगे, ऐसी उन्होंने आज शपथ ले ली है। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़बोले नेता, बड़े फेमस रहते हैं और बहुत तेज़ गति से कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, उनके तौर तरीके पर ज़बरदस्त हमला बोलने वाले संजय निरुपम। जी हाँ, ये वही संजय निरुपम हैं जो कभी शिवसेना के फायर ब्रांड नेता होते थे और शिवसेना को तिलांजलि देकर, लात मारकर, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को लात मारकर ये कांग्रेस पार्टी में आ गए थे और लंबे समय तक महाराष्ट्र में यानी मुंबई में इन्होंने राज किया। कांग्रेस पार्टी ने इनको विभिन्न पदों पर रखते हुए इनको लोकसभा का एमपी भी बनाया और बहुत इनको महत्व दिया। आज अब इन्होंने भी तौबा कर लिया कांग्रेस पार्टी से। ये तीसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। आज की बात मैं कर रहा हूँ, इसीलिए आज ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बहुत रेलिवेंट, बहुत प्रासंगिक है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी, क्योंकि एक ही दिन में इस तरह की राजनीतिक घटना अगर हो रही है किसी ऐसी कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए, तो पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक बात तो है, मगर लोकतंत्र के लिए भी चिंताजनक बात है कि आखिर ऐसे लोग जो वर्षों से किसी पार्टी की नीतियों में रंगे रहे हैं, उनकी नीतियों के अनुसार काम करते रहे, उनकी नीतियों का अनुसरण करते रहे और जमकर वकालत करते रहे हैं उनकी नीतियों का और उस नेतृत्व की तरफदारी करते रहे हैं, आज अचानक कैसे उनका मोह भंग इस तरीके से हो जाता है? क्या आज अगर उनके पास पार्टी की सत्ता में नहीं है और पद उनको नहीं दिया जाता है तो क्या इनको पार्टी छोड़नी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। ये अलग बात है कि वो कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कुछ भी करेंगे, उनका अपना एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन मतदाता जो भ्रमित हो रहा है इस तरह की स्थिति को देखते हुए और भौचक है ऐसे हालात को देखते हुए, नेताओं के इस प्रकार के कदम जो लड़खड़ा रहे हैं इधर से उधर, इससे स्पष्ट होता है कि राजनेताओं का कोई भी राजनीतिक धर्म नहीं है। वो कभी भी किसी भी नीति के प्रति अपनी आस्था जता सकते हैं, उनका अपना चलने का कोई दर्शन नहीं है और किसी भी पार्टी के दर्शन में उनका कोई विश्वास नहीं है। यानी कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले दूसरे बड़े नेता का नाम संजय निरुपम है। हालांकि पार्टी का कहना है कि अनुशासनहीनता की वजह से निरुपम को कांग्रेस से निष्कासित किया जा रहा है। वहीं प्रेस वार्ता आज आयोजित की गई संजय निरुपम की ओर से और उन्होंने अपनी बात रखते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इन्होंने तो थोड़ा और विस्तार दे दिया अनिल शर्मा की बात को। उन्होंने तो 3 पर निशाना साधा था, इन्होंने 5 बता दिया कि 5 इसमें पावर सेंटर हैं कांग्रेस पार्टी में। क्या कहते हैं सुनिए। संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी से अपने निष्कासन पर कहा, मैंने कल एक घोषणा की और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रात 10:30 बजे के आसपास अपना इस्तीफा भेज दिया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है और पार्टी के नेताओं ने भी कहा है कि इसकी विचारधारा दिशाहीन है। आज इनको पता चल रहा है कि ये पार्टी दिशाहीन है, यानी इसकी जो विचारधारा है वो दिशाहीन है। संजय निरुपम कहते हैं कि मेरे इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे जिससे बचने के लिए उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने के लिए A4 साइज का यानी एक A4 साइज का जो पेपर है वो खर्च कर दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा
कि कांग्रेस पार्टी संरचनात्मक रूप से बिखरी हुई पार्टी है। उन्होंने कहा कि वैचारिक तौर पर तो कांग्रेस दिशाहीन है, ऐसा कई बार कांग्रेस पार्टी के कई बड़े लोगों ने कहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संरचनात्मक दृष्टि से बिखरी हुई है। संजय निरुपम ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उनके इर्द गिर्द कॉकस होता था या दरबारी उनके आसपास घिरे रहते थे और उसके खिलाफ लोग संघर्ष करते रहते थे, यानी जो नेतृत्व तक पहुंचने की कोशिश करते थे तो उन दरबारियों से उनको सामना करना पड़ता था, उनसे लड़ना पड़ता था और तब जाकर वो अपने नेतृत्व तक यानी गांधी परिवार तक या राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वो पहुंच पाते थे, सोनिया गांधी राहुल गांधी तक पहुंच पाते थे। लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर है, ऐसा कहना निरुपम का, जो चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि पांचों की अपनी लॉबी है जो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। संजय निरुपम ने कहा कि उसमें मेरे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का हिस्सा नहीं है वे अक्सर तकलीफ में रहते हैं। ये वही संजय निरुपम है जो कभी सोनिया गांधी की बड़ाई करते, उनकी सराहना करते, उनके त्याग और तपस्या की बात करते करते ये थकते नहीं थे। और ये वही संजय निरुपम है जो कभी राहुल गांधी की तेजस्विता, उसके नेतृत्व की क्षमता को लेकर के, गांधी परिवार के योगदान को लेकर देश में वो उसका बयान करते, उसकी व्याख्या करते, ये थकते नहीं थे। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि वे अक्सर तकलीफ में रहते हैं। वो कहते हैं कि उससे मेरे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का हिस्सा नहीं है वे अक्सर तकलीफ में रहते हैं। ऐसे में अकेला नहीं, लाखों लोग हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। और इस स्थिति में इन 5 सेंटर में सबसे पहले उन्होंने कहा सोनिया गांधी हैं जिनकी अपनी लॉबी है, और दूसरे सेंटर के रूप में राहुल गांधी हैं जिनकी लॉबी अलग शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जबकि तीसरे पावर सेंटर के रूप में प्रियंका गांधी हैं जो खुद अपने को शक्तिवान बनाने में जुटी रहती है, और चौथे पावर सेंटर हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके साथ संजय निरुपम कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए हैं जिनको राजनीति का रत्ती भर भी अनुभव नहीं है, और ये लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, योग्य नेताओं से, कि उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आखिरी एक और पावर सेंटर है उनके अनुसार, वो है कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जिस केसी वेणुगोपाल को अक्सर आप राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनकी छाया बनकर आप घूमते हुए देखते हैं। अक्सर हमेशा टेलीविज़न पर, दुनिया में हर खबर में, अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, हर जगह जहां राहुल गांधी होंगी वहां केसी वेणुगोपाल उनके आगे पीछे दाएं बाएं जरूर खड़े मिलेंगे, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं। उनके आदेश पर तामील करने वाले केसी वेणुगोपाल, वो कहते हैं कि वो भी अपनी राजनीति अलग ढंग से करते रहते हैं। केसी वेणुगोपाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, और मलयालम मुझे नहीं आती, ये संजय निरुपम कहते हैं। संजय निरुपम ने कहा कि एक ऐसा आदमी संगठन पर इतने वर्षों से लगातार बैठा है जिससे पार्टी का संगठन गर्त में जा रहा है, पार्टी का संगठन पूरे खराब दौर में है, यह सब अपने प्रकार से राजनीति कर रहे हैं। ये संजय निरुपम ने आज पत्रकार वार्ता में सार्वजनिक तौर पर ये बातें कही हैं। हालांकि उनको ये 4-5 वर्ष बाद समझ में आई है, ऐसा क्यों? जनता के मन में तो ये सवाल निश्चित रूप से एक स्वाभाविक बात है कि सवाल उठता है जनता के मन में, जानना चाहती जनता कि आखिर संजय निरुपम जी आपके मन में ये 4-5 साल बाद इस तरह की बातें क्यों आई, और आज ये बात आप क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा कि इन 5 लॉबियों का जो टकराव चल रहा है उससे बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी में जो योग्य लोग हैं उनका कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। मैंने पिछले 4 से 5 वर्षों में इसे बड़ी गंभीरता से महसूस किया, लेकिन मैंने धीरज रखा। आखिरकार धीरज का बांध टूटा और जो हुआ सब आपके सामने है। ये पत्रकार वार्ता में संजय निरुपम ने ये बातें कही हैं। बहरहाल उन्होंने ये पत्ता अभी नहीं खोला है कि वो किस दिशा में जाएंगे,
उनके कदम किस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि शिवसेना वो छोड़ चुके हैं। शिवसेना से ही कांग्रेस पार्टी का पैक्ट हुआ और जिस सीट से ये लड़ते थे उस सीट को कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के पाले में दे दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां से घोषित कर दिया है। हालांकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ पार्टी की सहमति मिली होगी और पार्टी से इनको मजबूती नहीं मिल रही, इनको आश्वासन नहीं मिल रहा है। इसी विरोध में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दे दी है। हकीकत तो ये बात है। और जब ये शिवसेना से पहले से जुड़ाव था, शिवसेना बाला साहब ठाकरे परिवार से, उद्धव ठाकरे परिवार से इनका बिल्कुल 36 का आंकड़ा सदैव रहा है, तो अब उनके साथ ये खड़े नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। और कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से मूक सहमति उनके प्रति जता दी है। कांग्रेस पार्टी से ये बाहर हो चुके हैं, इनको बाहर निकाला जा चुका है। अब कहाँ जाएंगे? या तो शिंदे गुट शिवसेना इनके लिए विकल्प बचा हुआ है, अजीत पवार गुट जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका बचा वो एक विकल्प इनके पास है, और तीसरा विकल्प इनके पास भारतीय जनता पार्टी है, जहां शायद लंबी पारी खेल सकें अगर उसमें ये समायोजित स्वयं को करने के लिए अपनी मानसिकता को, अगर अपने मन को ये समझा सकें। कुछ न कुछ तो बात चल रही होगी, कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी। संभव है आज न तो कल कुछ न कुछ सामने आ जाएगा, ऐसी उम्मीद मुझे है कि अंदर खाते कोई न कोई खिचड़ी पक रही है, तभी इन्होंने इतने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। बहरहाल ये संजय निरुपम थे जिनकी बात आपने सुनी। और अब हम आगे बात कर रहे हैं हरियाणा से। हरियाणा से भी कई कांग्रेस नेता, बड़े दिग्गज लोग, उद्योग जगत के भी, राजनीतिक जगत के भी लोगों ने हरियाणा में कांग्रेस को तौबा किया और वो भाजपा में चले गए। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, लंबे समय से जिनका इतिहास, जिनका दर्शन हमेशा, जिनका इतिहास ही कांग्रेस से शुरू होने की स्थिति पैदा हुई थी, वो लोग भी कांग्रेस छोड़कर आज भाजपा में जा रहे हैं। तो इसीलिए जो सवाल मैंने पहले उठाया था इस चर्चा के आरंभ में ही कि क्या कांग्रेस हारने लगी है, उस सवाल में दम है कि आखिर नेतृत्व क्षमता क्या उस तरह की नहीं बची कि ऐसे लोगों को पार्टी में रोका जाए, या फिर नेतृत्व की इतनी बड़ी खामियां हो गई हैं, पार्टी के संगठन में इतनी खामियां हो रही हैं जिसके कारण से इस प्रकार के जो लोग हैं वो पार्टी को छोड़कर दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो अब बात कर रहे हैं हम हरियाणा की। हरियाणा से भी पिछले 2 माह में कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, और ये कोई ऐसे वैसे नेता नहीं हैं। हरियाणा से भी 2 महीने में कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। मुक्केबाज विजेंद्र समेत नवीन जिंदल वो नाम है जो जिंदल स्टील के मालिक हैं, चेयरमैन हैं और जिंदल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। ये 2 बार लोकसभा पहुंच चुके हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। इनके पिताजी कांग्रेस के बड़े प्रमुख नेता थे और ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े मजबूत आर्थिक समर्थक भी थे, आर्थिक रूप से मदद करने वाले भी लोग थे। ओपी जिंदल, उनके पुत्र हुए नवीन जिंदल, इतने देश के प्रमुख उद्योगपति हैं। और उनकी माता श्री सावित्री जिंदल, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में हरियाणा में लगातार कैबिनेट मंत्री रही हैं ओपी जिंदल की दुखद मृत्यु के बाद, और ये विधायक रही हैं लगातार। और अब ये दोनों माता और पुत्र दोनों ही भाजपा में शामिल हो गए। और उसके बाद कृष्णमूर्ति हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी के बड़े मजबूत स्तंभ माने जाते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ी उनकी नज़दीकी होती थी कृष्णमूर्ति हुड्डा की, और वो भी भाजपा में सबसे पहले भाजपा में चले गए, खिंच गए भाजपा में। तो विजेंद्र सिंह से पहले भाजपा ने जिंदल परिवार में सेंध लगाई थी। ये उद्योगपति हैं, राजनेता भी हैं, और इनका नाम देश में लगभग सभी लोग जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय झंडा को आम व्यक्ति के उपयोग की दृष्टि से जो अनुमति कोर्ट में मामला दायर कर लड़ा और निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय झंडे के उपयोग की दृष्टि से, नहीं तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगे हुए थे। तो ये वही नवीन जिंदल हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो नवीन जिंदल को भाजपा में शामिल किया और उसके कुछ समय बाद उन्हें कुरुक्षेत्र का लोकसभा उम्मीदवार भी भाजपा ने घोषित कर दिया। बहुत कम अंतराल रहा सदस्यता ग्रहण की, और शाम तक, दोपहर बाद तक जो है इनके नाम
की घोषणा हो गई, लिस्ट जारी हो गई और इन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार बना दिया गया। उन्होंने भाजपा के संगठन महामंत्री विनोद तावरे से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा मुख्यालय में इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नवीन जिंदल 2004 से 2014 तक कुरुक्षेत्र लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर 2 बार संसद पहुंचे हैं। 2014 में वह लोकसभा चुनाव हार गए थे और उसके बाद से धीरे धीरे इनके कांग्रेस से इनका दुराव होने लगा था। हालांकि 1 साल पहले भी इस प्रकार की हवा उड़ी थी, इस प्रकार की चर्चा को बल मिला था। गाहे बगाहे हरियाणा में भी और दिल्ली से भी ये कयासबाजी लगाई जाने लगी थी कि नवीन जिंदल भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त शायद ठहराव की स्थिति बनी या इन्होंने सोचा होगा, वेट एंड वॉच की स्थिति पॉलिसी इन्होंने अपनाई होगी कि अभी जाना ठीक नहीं होगा, देखते हैं कभी कांग्रेस पलटा मार जाए, कांग्रेस की हवा अगर देश में बह जाती है, मोदी जी के खिलाफ कोई हवा बन जाती है तो फिर भाजपा में जाना इनके लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए एक उद्योगपति, एक पारखी उद्योगपति की भांति इन्होंने अपने को उस वक्त अपने कदम को रोक लिया, ठिठका लिया और थोड़े सोचा कि लोकसभा चुनाव के आसपास। लेकिन अब जब देखा कि माहौल देश का किस प्रकार बन रहा है, उसमें अब इन्होंने सोचा कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, तो इसीलिए ये फिर गंगा नदी में उतर आए और अब ये पाक साफ है। हालांकि इन पे आरोप भी लगा था, कोल घोटाला में भी इन पर काफ़ी आरोप लगे थे और बहुत चर्चा में ये रहे थे उस मुद्दे को लेकर। तो बहरहाल कारण कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस ने इनको 2 बार टिकट दिया, 2 बार ये लोकसभा पहुँचे और 2014 में ये लोकसभा चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद हालांकि वह कांग्रेस से ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में थे। मगर राजनीति व उद्योग घराने में जाना पहचाना नाम है। उनके कांग्रेस में शामिल होने के कुछ ही दिन बाद हरियाणा की पूर्व मंत्री व नवीन जिंदल की माता सवित्री जिंदल भी भाजपा में शामिल हो गई। उन्हें एक समारोह में हिसार में सीएम जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। बड़े जोर शोर से आयोजन किया गया था। उन्होंने कांग्रेस विधायक के तौर पर हिसार की जनता का 10 साल तक प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले भाजपा ने पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा को फरवरी में भाजपा में शामिल कर पार्टी में बड़ी सेंध लगाई थी। कृष्णमूर्ति हुड्डा कभी कांग्रेस के बड़े और मुखर नेताओं में से जाने जाते थे। तो ये तो रही हरियाणा की। हालांकि और भी बहुत सारे नेता शामिल हुए हैं, 1-2 ने भाजपा को छोड़ा भी है, जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन स्थिति वैसी ही बनी हुई है। हालांकि उनके बेटे जो सांसद थे लोकसभा के हिसार से भाजपा में, उन्होंने भाजपा को त्याग कर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। हालांकि अब तक उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हिसार से नहीं की गई है, हॉबनॉबिंग चल रही है। अब क्या स्थिति बनती है वो तो समय बताएगा, अगले 24 से 48 घंटे में शायद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर हम हरियाणा से ही बात करें तो बॉक्सर विजेंद्र ने शाम को राहुल गांधी की एक पोस्ट को रीशेयर किया, एक दिन पहले शाम को, और सुबह भाजपा में वो शामिल हो गए। कितना तेज गति से इन नेताओं का राजनीति में इच्छा रखने वाले, स्थापित होने वाले लोगों का हृदय कितना तेज गति से परिवर्तित होता है, इनकी आत्मा कितनी तेज गति से जगती है, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनका बयान तो और हास्यास्पद है, चौंकाने वाला है कि इन्होंने क्या कहा और क्यों ये भाजपा में शामिल हो गए। कि शाम को वो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की वीडियो को जो वो कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं या भाजपा की आलोचना करते हैं, उस वीडियो को ये रिट्वीट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से। और सुबह सुबह आकर 10 साढ़े 10 बजे ये भाजपा में शामिल हो गए और इनके लिए यहाँ भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। भाजपा में शामिल होने से एक दिन पहले विजेंद्र ने राहुल गांधी की एक पोस्ट को रीशेयर किया था। राहुल ने एक युवा का वीडियो शेयर किया था जिस पर लिखा था, अब की बार प्रोपेगेंडा के पापा की दाल नहीं गलने वाली है। सोच लीजिए कितना तगड़ा हमला था नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर। जनता उन्हें खुद आईना दिखाने को तैयार बैठी है। हालांकि भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया और इस पोस्ट को शाम को इन्होंने राहुल गांधी के इस पोस्ट को विजेंद्र ने इसको रीट्वीट किया था। वहाँ हर मंच पर भाजपा की खिलाफत वो करते रहे हैं
और किसान आंदोलन या फिर पहलवानों का मुद्दा रहा, इन सभी में उन्होंने मुखर होकर भाजपा की खिलाफत की थी। वहीं हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल हुए और राहुल गांधी की मूंछ पर ताव देने वाली तस्वीरें भी वायरल हुई। बीते 3 मार्च को ही विजेंद्र ने राहुल के साथ अपनी फोटो शेयर की थी। हो सकता कि इनका कुछ लक्ष्य होगा, जो लक्ष्य शायद इन्हें हासिल होता नहीं दिख रहा था। विजेंद्र के सहारे जाट और युवाओं को भाजपा साधेगी। भारतीय जनता पार्टी तो हर तरीके से हर प्रकार के तर्कस का उपयोग करना जानती है, हर प्रकार के टूल्स को अपने हक में लाना जानती है। इसीलिए भाजपा की इसमें क्या गलती हो सकती है? अगर कोई भाजपा ज्वाइन करना चाहे, भाजपा अगर किसी को कोई ऐसा उनको ऑफर दे रही है और उस ऑफर को जो स्वीकार कर रहा है, उस पर सवाल उठता है, उस पर भाजपा की इसमें क्या गलती हो सकती है? मुक्केबाज विजेंद्र के शामिल होने से भाजपा की ताकत बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी विजेंद्र के जरिए न सिर्फ हरियाणा के बल्कि राजस्थान और पश्चिमी यूपी के जाट वोटों को साधने की कोशिश करेगी। हालांकि यह कितना इसमें कामयाबी मिलेगी पार्टी को, ये तो समय बताएगा, क्योंकि जाटों में और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं और बड़े खिलाड़ी हैं, मशहूर खिलाड़ी हैं, जो कि भाजपा विरोधी माने जाते हैं। हरियाणा में जाट वोटों और वोटर कई क्षेत्रों में निर्णायक स्थिति में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी जाट वोटों को हर हाल में अपने पक्ष में करना चाहती है। इसके लिए पहले उसने सीएम चेहरा बदला और अब विजेंद्र सिंह को पार्टी में शामिल किया है। वहीं विजेंद्र के सहारे युवाओं को भी पार्टी अपनी ओर आकर्षित करेगी। हरियाणा में 28 से 22 साल के करीब 23 लाख वोटर हैं। उस दिशा में इनका कदम है और वो चाहते हैं कि इस बॉक्सर के सहारे उन युवाओं में भाजपा को की पैठ मजबूत की जाए। ये उनका भाजपा का लक्ष्य है, लेकिन इनका क्या लक्ष्य है ये तो आने वाला समय बताएगा। और कहा यह जा रहा है कि हिसार में संभवतः भाजपा जिस लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है, उसे शायद बदला जा सकता है विजेंद्र के आने के बाद। इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पार्टी की ओर से कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ये मैं केवल कयास पर बात, स्पेकुलेशन पर ये बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आगे होगा क्या? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो जैसे क्रिकेट के खेल में अनिश्चितता होती है, कुछ भी हो सकता है, उसी तरह से राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इन सारे नेताओं को जिनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जिनके बयान आपको मैं सुनवा रहा हूं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में दल बदल करने की का जो क्रम लगातार इतनी तेज गति से चल रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और कि भारतीय राजनीति वाकई क्रिकेट से भी ज़्यादा अनिश्चित है कि कहाँ कौन कब किस समय कौन किस साख पर जाकर बैठ जाए और क्या बोल दे। ये कहना जो है वो असंभव है, अकल्पनीय है भारतीय राजनीति के बारे में। अब मैं थोड़ी बात आपसे मध्य प्रदेश की कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की बड़ी फौज, बड़े बड़े नेताओं की फौज, जिन्होंने कई दशक कांग्रेस पार्टी में गुजारे हैं, लगातार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा के एमपी रहे, विधायक रहे हैं और मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी से लगातार। वैसे लोगों ने हुजूम का हुजूम कांग्रेस को तौबा करके और लोकसभा चुनाव से कुछ पहले भाजपा का दामन थाम लिया है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस समय, ये अभी काफ़ी थोड़ा समय निकल गया है, लगभग ये पीछे 1.5 माह पीछे की कहानी है। सुरेश पचौरी के साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसमें पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह, राजू खेरी, पूर्व विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला, सपा के पूर्व विधायक और अर्जुन पलिया भी बीजेपी में शामिल हो गए। सभी ने राजधानी भोपाल के बीजेपी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ले ली। सुरेश पचौरी के बारे में आपको मैं बताऊं, सुरेश पचौरी 56 साल कांग्रेस में रहे हैं। अंदाज करिए, ये आश्चर्यजनक बात है कि सुरेश पचौरी जैसे नेता, बड़े नेता कांग्रेस में माने जाते थे, जिनकी सीधी पहुंच गांधी परिवार तक थी, यानी जो कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फैमिली है वहां तक इनकी सीधी पहुंच थी।
और वो 56 साल कांग्रेस में रहने के बावजूद कांग्रेस की नीतियों से ये अपने मन को रंग नहीं पाए और उन्होंने कई पदों की जिम्मेदारी संभाली, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। अब चुनाव के ठीक पहले उनका बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैं जो ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस हारने लगी है, क्योंकि ऐसे नेताओं को कांग्रेस संजो कर अपने पास अपने तराजू में बांधे रखने में नाकामयाब होती दिख रही है। उसका नेतृत्व पूरी तरह असफल दिख रहा है। सुरेश पचौरी को राजीव गांधी और सोनिया गांधी से खास संपर्क में रहने के कारण गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता रहा है। उन्होंने 56 साल कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। अब लोकसभा चुनाव से काम भी किया और फायदा भी उठाया, सत्ता में भी बने रहे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों से वे कांग्रेस में खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। इस प्रकार की खबरें उड़ाई जा रही हैं। अब उन्होंने सीएम मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली। सुरेश पचौरी के भाजपा में शामिल होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आगे आगे राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ होती जा रही है। ये अंदाज लगा सकते हैं, ये उनको कहने का आधार है। अगर वो इस प्रकार का तंज कस रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उनके पास आधार है, क्योंकि इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े नेताओं के अगर कांग्रेस से टूटकर भाजपा में सीधा चुनाव से ऐन वक्त पहले अगर वो चले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके पास बड़ा आधार है। अब मैं थोड़ी बात राजस्थान की करके और फिर इस विश्लेषण को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि कुछ जो प्रमुख राज्य हैं उन राज्यों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। तभी शायद मैं आपको इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि क्या कांग्रेस वाकई हारने लगी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा तूफान आया। पहली बार ऐसा हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े कई दिग्गज नेता दूसरी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं सहित राजनीति से जुड़े 32 नेता पिछले 10 मार्च को भाजपा में शामिल हो गए। इनमें कुछ नेता तो कांग्रेस में रहते हुए कैबिनेट मंत्री रह चुके, तो कुछ कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इन नेताओं में पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इसी के साथ एक नेता पूर्व राज्यपाल के बेटे हैं और एक नेता हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के बैनर तले चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रह चुके हैं। कई नाम ऐसे हैं जो विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं और चर्चित चेहरे हैं जिनका कांग्रेस से सीधा जुड़ाव है या कांग्रेस पार्टी के अलग अलग सेल में वो प्रमुख रहे हैं, अलग अलग सेल से जुड़े रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है उसकी मलाई खाने में इन्होंने कभी कोई कोताही नहीं बरती है, लेकिन अब भाजपा में आ गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी हाल फिलहाल अब राजस्थान में सत्ता में आने वाली नहीं है और ना ही उन्हें लग रहा है कि वो केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी आ सकती है। उनका अंदाज़ा अपना, क्योंकि इन लोगों के अपने थर्मामीटर बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। ये बड़े मौसम विज्ञानी होते हैं और मौसम को ठीक ये समझ जाते हैं और तभी ये झटके से पाला बदल लेते हैं। तो उनमें पाला बदलने वालों में से लालचंद कटारिया हैं, बड़े फेमस नाम हैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। एक बार आमेर से और 2 बार झोटवाड़ा से विधायक रहे हैं। अशोक गहलोत के बड़े नज़दीकी माने जाते रहे। अशोक गहलोत जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अब तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो बड़े नज़दीकी माने जाते हैं। कटारिया 2 बार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। अब राजेंद्र यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे, जयपुर ग्रामीण की कोटपुतली विधानसभा से विधायक रहे हैं और कोटपुतली बहरौल अब नया जिला बन गया है। उसके बाद रिचपाल मिर्धा, ये मिर्धा परिवार से हैं। जो रामनिवास मिर्धा का नाम आपने सुना होगा, बड़े फेमस बहुत मजबूत नेता कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे वहाँ से। नागौर का मिर्धा परिवार दशकों से कांग्रेस से जुड़ा है। उसी परिवार के रिचपाल मिर्धा डेगना विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं और अब ये भाजपा में आ चुके हैं। उसके बाद विजयपाल मिर्धा की बात करते हैं। विजयपाल मिर्धा डेगाना से पूर्व विधायक रहे हैं। वे पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा के बेटे हैं, वो भी इसमें भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस ने पिछली बार जब रिचपाल मिर्धा का टिकट काटा था तो रिचपाल के स्थान पर विजयपाल को टिकट दिया था। इस पर विजयपाल मिर्धा विधानसभा चुनाव
हार गए और अब हारने के बाद उनको लगता है कि कुछ कांग्रेस में स्वाद बचा नहीं है, तो चलो अब भाजपा की ओर, तो ये भाजपा में आ गए हैं। आलोक बेनीवाल पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल के पुत्र हैं, ये भी भाजपा में आ गए हैं। कांग्रेस में रहकर इन्होंने राजनीति की है, इनके पिता ने। उसके बाद खिलारी लाल बैरवा, ये धौलपुर जिले के बसेरी विधानसभा सीट से खिलारी लाल बैरवा विधायक रह चुके हैं। अब वे पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था, इसलिए वो नाराज होकर अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब आप देखिए रामपाल शर्मा, भीलवाड़ा के रामपाल शर्मा पूर्व लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ये यूआईटी के चेयरमैन भी रहे हैं। भीलवाड़ा की राजनीति में उनका बड़ा अच्छा प्रभाव माना जाता है। अब वो भाजपा में आ गए। भाजपा तो ऐसे लोगों को स्वागत करेगी ही, क्योंकि भाजपा येन केन प्रकार सत्ता में स्थापित रहना चाहती है और अपनी सत्ता को, यानी अपना जो प्रभाव है हर राज्य में वो बनाए रखना चाहती है। उन्होंने तो अपना टारगेट 400 पार का रखा है, तो 400 पार करने के लिए जो भी खूंटा उनकी ओर आकर्षित होता हुआ दिखेगा वो लपक कर अपने साथ लेंगे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं कही जा सकती। ये तो इनको सोचना है कि ये लोग जो लंबे समय तक सत्ता का स्वाद कांग्रेस में लेते रहे और अब भाजपा में जा रहे हैं, सवाल तो इन पर खड़े हो रहे हैं। रामनारायण किसान कांग्रेस के नेता रहे। रामनारायण किसान जयपुर जिले की फुलेरा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, लंबे समय से कांग्रेस में हाशिए पर हैं। ऐसे में अब इनकी निराशा कांग्रेस से होना लाजमी, मोह भंग हो गया और ये भाजपा में शामिल हो गया। अनिल व्यास भी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं, अब भाजपा में। ओंकार सिंह चौधरी, ये सेवानिवृत्त IAS हैं, इनको राजनीति में जाने की ललक जगी हुई है, अब ये भाजपा में शामिल हो गए। समाज सेवा करते करते अब इसमें आ गए हैं। डॉक्टर अशोक जहांगीर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी OBC विभाग के प्रदेश महासचिव रहे हैं और अब ये भाजपा में शामिल हैं। राजेंद्र परसवाल कांग्रेस में लंबे समय से सक्रिय है और वे प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के सचिव भी रहे हैं। तो इस प्रकार का नाम इनके बारे में थोड़ा आपको बताना बहुत जरूरी था, जिससे आपको यह समझना आसान होगा कि क्या कांग्रेस का जो आधार था, जमीनी आधार था, वो खिसक रहा है। इन नेताओं को आखिर जो भड़का लगा हुआ है, इन नेताओं को आखिर क्या कमी दिख रही है? क्या वाकई कांग्रेस के प्रति आम लोगों में विश्वास स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से ये जो नेता, लोकल नेता हैं, चाहे विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, या सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, या पार्टी के महासचिव रहे हैं, सामाजिक संगठनों में रहे हैं, अलग अलग सेल में रहे हैं, तो ये तो वहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं दिन रात। इनको पूरा अंदाजा हो सकता है क्षेत्र में कि वहाँ लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों का मंतव्य क्या है, किस दिशा में लोगों का मत जाने वाला है। उस प्रकार के संकेत को ये ठीक भांप रहे होंगे, तभी ये भाजपा की ओर जा रहे हैं और कमल को मजबूती से खिलाने की कसमें अब ये लोग खा रहे हैं। एक मुश्त पूरी तरह इकट्ठा होकर जाते हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए इन सारे लोगों को सामने हमने आपके सामने रखा और इनके बयानों को भी कुछ आपको मैंने सुनाया कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्यों भाजपा में आए हैं, अब क्या बोल रहे हैं, और तब जब ये कांग्रेस में होते थे तब ये क्या बोलते थे भाजपा के बारे में। तो इसीलिए भारत की राजनीति जो लोकतांत्रिक राजनीति है, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दुनिया कातर नज़रों से भारत पर देख रही है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देख रही है। और यहाँ इस लोकसभा चुनाव 2024 में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं बहुत तेज़ गति से, उसको भी बहुत करीब से दुनिया देख रही है, क्योंकि दुनिया के सभी देशों के दूतावास यहाँ हैं, उसके राजदूत यहाँ हैं और वो करीब से इस चीज़ को देख रहे हैं, परख रहे हैं, इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये लाजिम सवाल है कि क्या कांग्रेस हारने लगी है? अभी तो मतदान भी नहीं हुआ, 2 फेजेस के चुनाव के लिए, मतदान के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और नॉमिनेशन फाइल्स हो रहे हैं। लोगों ने नॉमिनेशन फाइल करना शुरू कर दिया है। कई बड़े नेताओं ने किया, राहुल गांधी ने भी किया, नितिन गडकरी ने किया, कई बड़े नेताओं ने कर दिया है। और ज़्यादातर यानी बहुतायत सीटों पर चुनाव फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज में ही होना निर्धारित है। ऐसे में ये जो हालात बन रहे हैं, इससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए मैंने ये सामने आपके सामने रखा और मुझे उम्मीद है कि ये जो सारे पूरा गुना भाग करके मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, एक आईना आपके सामने रखा है, जो पूरे फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखे हैं। अब लोकतंत्र में मतदाता मालिक है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छी तरह से।
आप इसका गुणाभाग ठीक से कर सकते हैं, इसका विश्लेषण ठीक से कर सकते हैं और उसके बाद अपना मत देने का मंतव्य बना सकते हैं। ये आपके लिए था। मुझे उम्मीद है कि इस अब आपको मंतव्य बनाने में मैं शायद मेरी ये स्टोरी, ये एपिसोड बहुत सहायक सिद्ध हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे हाथों आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ड को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें अधिक से अधिक संख्या में, तभी हम और प्रोत्साहित होंगे और जो वास्तविकता भारतीय राजनीति की है और इस खास करके लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको लेकर हम इसी तरह से आते रहेंगे प्रतिदिन। और आप हमारा उत्साहवर्धन हमारे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और अधिक से अधिक संख्या में इसे आप सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।